मृत्यु तय है पर बता किसी को नहीं। ठीक है? हमारी माता जी की मृत्यु कब होगी आप बता देंगे? जब आप बचपन में बीमार पड़े थे, क्या आपकी माता जी ने पूछा था इसका कष्ट बहुत हो रहा है, ये कब जाएगा? कि शादी कुंडली दिखाकर करनी चाहिए। नो मैरिज इज बेटर देन बैड मैरिज। जिसने शादी को बैलेंस कर लिया उसकी बल्ले बल्ले है। और हमसे पहले की जनरेशन है, बच्चों पे इतना बोझ डाल दिया ना कि हम तो सारी उम्र अपना जीवन जी ही नहीं पाए, तुम्हारे लिए ही करते रहे। सारे कह रहे हैं जेंजी बहुत खराब है। ये वाली जनरेशन अभिमन्यु बन के निकलेगी। ये उसका पहले वाला वर्जन है, जहाँ पर दादा दादी के साथ माता पिता का जुड़ाव है, वो बच्चे बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। वही घर फल फूल रहा है। बिल्कुल। और मैम बहुत सारे लोग किस्मत को मानते हैं। अगर सब कुछ ईश्वर ने ही करना होता तो वो आपको हाथ क्यों देते, पाँव क्यों देते, विवेक क्यों देते? कोई भी ईश्वर का लाडला नहीं है। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आज ये पॉडकास्ट बड़ा ही प्रोडक्टिव होने वाला है। बहुत सारी नॉलेज हमें गेन होने वाली है, क्योंकि आज जो हमारे बीच स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हैं, जिनका नाम है सुधा टेरी मैम। हम जल्दी से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक बहुत सारे लाखों लोगों की जीवन को मैम ने अपने वर्षों के अनुभवों से जो बदला है, वो आज हमें सब चीज़ें, सारी टेक्निक्स, सब कुछ जानने को मिलेगा। और हमें असल में ये जानने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को हमेशा ये दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है जब ये वर्ड हम सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी। कई लोग सोचते हैं कि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, होता वही है जो राम रची रखा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें अपने जीवन को एक नई दिशा और सही दिशा देनी हो तो मुझे लगता है उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होता है। तो हम जल्दी से मैम का स्वागत करते हैं और आज उन्हीं से जानते हैं कि आज के ग्रह क्या कहते हैं। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद इतने बहुत प्यारे अच्छे से लग रहे हो परिचय आप। के लिए। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू, नजरे इनायत आपकी। जी तो मैम, सबसे पहले मैंने आपका नाम बताया है, आप थोड़ा जी। अपने बारे में कुछ बताइए। और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि एस्ट्रोलॉजी वर्ड सुनते ही कुछ तो बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन उस चीज़ को लागू नहीं कर पाते। तो सबसे पहला तो यही आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और क्या इसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन में अगर सही तरीके से समझा जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? जी। तो मेरे ही टीचर एक कहते हैं कि जो जानता नहीं है वो मानता नहीं है। जिस दिन जान जाएगा मान भी जाएगा। और ज्योतिष के लिए हमारे वही टीचर एक बहुत प्यारा गाना हमें कोट करते थे, वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा दिखाने को जी चाहता है। टू सी द अनसीन। और ज्योतिष का जो मतलब ही देखते हैं तो ईश्वर की ज्योति। ईश्वर की ज्योति आपको रास्ता दिखाती है, चलना आपने खुद है। वो हाथ पकड़ के चला नहीं देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे। तो ज्योतिष वो रास्ता दिखा देती है, और लोग मानते हैं और जानते भी हैं ज्योतिष के बारे में। बहुत कम लोग मैं जानती हूँ जो विश्वास नहीं करते। हाँ, ऑन देयर बैक हेड वो इस पर विश्वास करते हैं, बस ओपनली मानते नहीं हैं। ऐसा भी होता है मैम, जो जितना मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, हमेशा हम ह्यूमन बीइंग्स की आदत है हमेशा अच्छा सुनने की। ये बात पॉइंट बिल्कुल। जहाँ पर एक पॉइंट अगर आपने 10 अच्छे बोल दिए और आपने 11वां पॉइंट बोल दिया कि यहाँ गड़बड़ है, तो मुझे लगता है वो 10 माइनस करके 11वें पे फोकस हो जाएगा कि इन्होंने ऐसा बोला। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये तो लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिष हमें अच्छा और बुरा दोनों बताता है जी। तो शुरुआत मैं इसी से करूँगी कि क्या हमारे चार्ट, मतलब अगर कि कोई भी इंडिविजुअल को मैं लूँ तो हमारा अगर चार्ट आप देखो तो क्या आप ये बता सकते हो कि इसको करियर में, क्योंकि बहुत सारे लोग करियर में ही ज़्यादातर मार खा जाते हैं जी, उनको पता नहीं होता कि मैं क्या पिक करूँ, तो क्या हमारा चार्ट ये क्लियर बताता है कि आपको ये करना चाहिए लाइफ में? और अगर हमें पता चल जाए तो क्या हमें उस पर चलना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए? जी, ज्योतिष में शनि कर्म का कारक है,
और उसके साथ जिसका योग बनता है उससे हम किसी भी इंसान के करियर के बारे में जानते हैं। एक करियर पर सिर्फ एक प्लेनेट पे सिर्फ एक ही करियर की ऑप्शन नहीं होती, उसमें काफ़ी होते हैं। जो उस ग्रह की नेचर है उसके ऊपर उनका करियर डिपेंड करता है, उसमें बहुत सारी स्ट्रीम होती हैं। जब देखिए ज्योतिष इतना पुराना हमारा ज्ञान है, उस समय ये आजकल की काफ़ी नौकरियां तो थी ही नहीं। तो मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ कि एक केतु प्लैनेट है। केतु प्लैनेट रिसर्च का है, गहराई का है, तो वो ऑकल्ट फील्ड भी देता है, वो योगा भी सिखाता है, कोडिंग भी उससे चूज कर सकते हैं, लॉ, रिसर्च, साइंटिस्ट, ये केतु ग्वांड करियर है। अब बच्चा जिस परिवेश में पैदा हुआ है, जो उसका माइंड सेट है, जो उसका पर्यावरण है, उसके हिसाब से वो अपना करियर चूज कर लेगा। इसी से रिलेटेड अगर वो एक स्पिरिचुअल फैमिली में है तो वो हो सकता है ऑकल्ट फील्ड में चला जाए, योगा में चला जाए। जैसे मैं आपको अगर सिचुएशन दूं कि एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो डॉक्टर ही बने, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सोच यही होता है कि अच्छा पढ़ लिख के या तो IPS ऑफिसर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, कुछ रिनाउंड पर्सनालिटी बन जाए। लेकिन अगर आप उसका चार्ट देखते हो, मैं आपको एक सिचुएशन इसलिए दे रही हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप उसका चार्ट देख के थोड़ा सा आप समझो कि नहीं, मैं जो इनके पेरेंट्स चाहते हैं उसमें हाँ में हाँ नहीं मिला सकती। क्या ज्योतिष ऐसा करते हैं? बिल्कुल। अगर एक सही ज्योतिषी जो है वो गाइड का काम करता है, उसके पास जो आ रहा है वो गाइडेंस के लिए आ रहा है, सिर्फ वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो उनको ज़रूर एक बार सच का आईना दिखाना चाहिए कि पहली बात तो ये प्रथा ही गलत चल पड़ी है कि जो माता पिता चाहते हैं बच्चा वही बने। एक बच्चा एक संपूर्ण स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसकी अपनी सोच है, अपना व्यक्तित्व है, तो वो जो बनना चाहता है उसको रास्ते दिखाना, उसको परिवेश देना, उसको वैसा पर्यावरण देना, वो माता पिता के हाथ में है। आगे चूज करना बच्चे के ऊपर है। लेकिन ज्योतिषी बता देता है कि आप इसको अगर डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं, तो हम कई बार कहते हैं कि हमारे पास आता है कि हम इसको नीट का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, हम ये दिला रहे हैं, आप बताइए। किसी किसी बच्चे का हम बता देते हैं कि आप कर लीजिए, लेकिन ये भी 1 साल के बाद छोड़ आएगा। ये भी बता देते हो कि बीच में कुछ हर्डल्स या कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। पढ़ाई में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, जहाँ पर भी बाधक ग्रह आ रहा होता है हम बता देते हैं। और इसके साथ हम ये भी बता देते हैं कि अगर आपने इसको करना है तो फिर सर्जन बनाइएगा, फिजिशियन नहीं बनाइएगा। स्ट्रीम आगे कौन सी चूज करना, उसमें हम उनको गाइड कर देते हैं। आप अच्छे तरीके से गाइड कर देते हो। बिल्कुल, गाइडेंस उनके ऊपर है, वो उसे बाकी फॉलो उनके ऊपर है कि वो कैसे फॉलो करते हैं। मैम, मेरा एक पर्सनल सवाल है, ये मेरा खुद का सवाल है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, एनर्जी लेवल एकदम जब हम सोकर उठते हैं एकदम हाई होता है, लेकिन अगले ही दिन मैं देखती हूँ कि मूड बहुत डाउन चला गया, हुआ कुछ नहीं, बस अपने आप डाउन चला गया। तो क्या ये ग्रहों का ही खेल होता है या ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रहों का कोई वो नहीं है? क्योंकि बहुत देखती हूँ मैं कि कभी आपका दिन एकदम हाइप एनर्जी और बहुत अच्छा, लेकिन अगले ही दिन देखा जाए तो बिल्कुल डाउन चला गया। ग्रहों का इसमें रोल है, इसमें ग्रहों का रोल बिल्कुल रोल है। उसमें कई बार एक छोटी सी दशा आ जाती है तो हम 3-4 दिन के लिए हम कई बार कहते हैं कि अभी घर में, अब तो ज्योतिष के कारण ये आदत हो गई है कि बच्चा 3-4 दिन से अगर हमारा ढीला चल रहा है तो हम बोलते हैं कोई नहीं, ये 4-5 दिन की बात है, अभी तुम्हारा ये प्लेनेट आया हुआ है तो यहाँ भी इसी की छाया पड़ी हुई है, ठीक हो जाएगा। कोई भी इशू आ रहा हो तो हम देखते हैं प्लेनेट के हिसाब से, कोई सीरियस है तो इसके लिए कोई रेमेडी सोचें, अगर नहीं तो गुजर जाना है तो उसको उतना जरूर झेल लेना चाहिए। हाँ, तो मतलब इतना ही रोल होता है। हाँ, होता ऐसा है, थोड़ा बहुत इस चीज का फर्क पड़ता है। ये मेरा पर्सनल सवाल जी। स्वागत। मैम, रेकी हीलिंग के बारे में बहुत सुनती हूँ आजकल, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, रील्स भी काफ़ी देखती हूँ, हालांकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो आप थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बताइए आखिर ये हीलिंग होती क्या है और ये शब्द कहाँ से आया रेकी? रेकी चिकित्सा जो है वो जैपनीज टेक्निक है, लेकिन वहाँ पर रीडिस्कवर हुई थी। अच्छा, ये जापानीज टेक्निक है? ये जापानीज टेक्निक है, लेकिन ये वहाँ रीडिस्कवर हुई थी। रीडिस्कवर मतलब कि पहले हो चुकी थी। इंडिया में ये स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानी जाती थी। आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि उसके हाथ में शफा है, वो हाथ भी रख देते हैं तो ठीक हो जाता है। हाँ, सही कह रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग पहले बोलते थे। तो हम भी रेकी में हाथ ही रखते हैं। तो सिर्फ क्या है, हमारे टीचर्स हमें शक्तिपात दे देते हैं, अट्यूनमेंट देते हैं। अट्यूनमेंट बिल्कुल वैसे जैसे रामायण महाभारत सीरियल क्या ये वर्क करता है? सर 100%।
100%, इसमें मैं इतना सा भी डाउट नहीं रखती। बल्कि मैं माफ़ी मांगते हुए कहना चाहूँगी, जहाँ ज्योतिष वास्तु एक बार हाथ खड़े कर देता है, रेकी और डाउजिंग तो वहाँ से शुरू होते हैं। तो ये कोई एक टाइप की हीलिंग है मैम? ये इसका क्या प्रोसेस है? और तो यूनिवर्स में आप सबको पता है पॉजिटिव एनर्जी है। उस पॉजिटिव एनर्जी को अट्यूनमेंट के बाद हम अपने हाथों में कॉल करते हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट द चैनल। एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू अस। तो हमारे हाथों से हम जहाँ वो एनर्जी भेजना चाहते हैं वहाँ वो उसको हम गाइड कर देते हैं कि इनको इसकी हीलिंग की ज़रूरत है, इनको जिस भी चीज़ के लिए उनको हीलिंग की तो ज़रूरत है। लोग कराते हैं ये? बहुत। मैंने अपनी जर्नी इसी से स्टार्ट की थी 2007 से। 2000 मैं टीचिंग में थी तो उसी में मैंने इसको स्टार्ट किया था। और शुरू में क्योंकि टीचर रही हूँ ना तो लॉजिकल माइंड था तो मैं नॉन बिलीवर थी। और लोग ठीक हो रहे थे। अच्छा, नॉन बिलीवर थे आप? नॉन बिलीवर थे, पर मैंने उस समय मुझे माइग्रेन बहुत होता था तो मैंने लोगों के कहने पे सीखा। लेकिन डेस्टिन था शायद इसीलिए। और जैसे जैसे मैं लोग ठीक होते गए, उन्होंने मुझसे अपने शेयर किया, तब मुझे लगा कि कुछ तो बात है। स्पेशली जब हमने एक खोया हुआ बच्चा गोहाना से तमिलनाडु में मिला था, वो ओनली विद द हेल्प ऑफ रेकी एंड डाउजिंग। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये हीलिंग का पार्ट है? से ये सिर्फ हीलिंग से। उस समय ना मुझे एस्ट्रोलॉजी आती थी, कुछ नहीं आता था। सिर्फ मैंने उस समय तक रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, डाउजिंग वगैरह सीखी थी। तो आप ये देख के भी बता सकते हो कि इसको रेकी की जरूरत है? देख के मतलब? नॉट एवरी टाइम, पर काफी हद तक। काफी हद। हाँ जी। ओके। क्योंकि उनका जो ऑरा है, हम रेकी के मुझे रेकी की जरूरत है। You are blessed soul। आपके साथ जो खड़े हैं। अरे अरे मैम, नहीं ये तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। You are blessed, you are blessed soul, संकट no मोचन doubt। मेरे साथ है। जी जी। बट आई एम आस्किंग कि आप ऐसे देख के पता लगा लेते हो? जी हाँ, काफ़ी हद तक पता लग जाता है। और आजकल तो मैं कहूँगी 99% लोगों को ज़रूरत है रेकी की। एक्चुअली रेकी भी क्या कहूँगी कि एनर्जी की ज़रूरत है। क्योंकि हम अपने अंदर ही इतने गुत्थम गुत्था हैं, वो सुलझा ही नहीं पाते। मैंने भी लाइफ में एक चीज़ सीखी, आपसे शेयर करती हूँ। जी जी। मुझे लगता है जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, कौन अच्छा कौन बुरा ये बाद की बात है। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जब आप एक जीवन को नई दिशा खुद देना चाहते हो, जब आपके अंदर खुद का दिया जल चुका है, तो मुझे लगता है फिर परमात्मा आता है हाथ पकड़ने। वो चारों तरफ हमारे एक शील्ड बना देता है जी। और वो शील्ड, मुझे नहीं पता वो रेकी का काम करती है नहीं। शील्ड मीन्स कि वो चारों तरफ एक ऐसी लाइन खींच देता है कि अब इसके लाइन के अंदर जाकर कोई इसे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो उस मुकाम तक आ चुकी है या आ चुका है। तो मेरा कुछ पॉजिटिव वे में कहूँ तो ऐसा ही मानना है कि लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि भगवान पे इतना यकीन क्यों करती है, तो मैं उनको यही आंसर देती हूँ कि यकीन करने के लिए भी सबसे पहले यकीन को आपके अंदर उतरना पड़ता है। जब तक आप कुछ मानोगे नहीं, कुछ होगा नहीं। तो आपका ना ये कहने से मुझे बचपन का वो इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब हमारे पिताजी हमें साइकिल चलाना सिखा रहे थे, हमें काफ़ी देर लगता है कि वो उन्होंने पीछे से साइकिल थाम रखा है, लेकिन और वो धीरे से बीच में छोड़ देते हैं हमें स्वतंत्र चलने के लिए। अगर उनको ज़रा सा भी लगता है कि इनबैलेंस हो रहा है, वो झट से पकड़ लेते हैं। यही तो ये करते हैं। हाँ, सही बात है। इसी का नाम भगवान है, इसी का नाम यूनिवर्स है। वही सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। जी मैम, मेरा अगला सवाल आपसे, आजकल मैम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मुझसे पूछते हैं कि कोई अगर मेरी दोस्त प्रेग्नेंट हो तो कि मुझे क्या इन सब चीज़ों में बिलीव करना चाहिए नेहा या नहीं, क्या मुझे डेट देख के अपने बच्चे का मतलब वो कराना चाहिए ऑपरेशन। तो मतलब मैं तो इस बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन जितना अब तक मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं अगर बड़े लोगों की, सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है और विश्वास भी है कि नंबर्स का खेल बहुत तगड़ा खेल होता है, बहुत तगड़ा। तो कई लोग इस अपने मतलब माइंडसेट से भी चलते हैं कि ये नंबर है, ये डेट है, तो आज के दिन शुभ रहेगा, तो हम आज के दिन अपने बच्चे को मतलब ऑपरेशन कराते हैं, उसको इस दुनिया में लेकर आते हैं। तो क्या ये सही है मैम? और ऐसे आपके पास है बहुत सारे लोग जो पूछते हैं? बहुत सारे। और मैं इस बात से पर्सनली तो खुश नहीं हूँ। अच्छा, पर्सनली मैं खुश नहीं हूँ इस बात से। पर्सनली ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बताती हूँ। एक तो ये लंबी बहस है कि अंक पहले आए कि ज्योतिष, और उसमें कहा जाता है कि अंक ही पहले आए हैं
क्योंकि हमारे यहाँ 9 की गिनती चलती रही है, फिर टेस्ला ने 369 का मेथड भी दिया, तो नंबर्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अब जो मैं कहती हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। जन्म और मृत्यु हमें ये तो ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए था। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी सुन लेते हैं कि exactly. नीम हकीम खतरा जान है कि 2, 4, 8 तारीख दे रखी है हमें डॉक्टर ने, ये तो अच्छी नहीं है ना, ये तो फिर शनि की है, ये तो राहु की है, तो कौन सी डेट हमें लेनी चाहिए। डॉक्टर तैयार है, डॉक्टर बोल रही है डेट ले आओ। आजकल तो हॉस्पिटल्स ने बिजनेस बना दिया है। हाँ, बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे 5 स्टार हॉस्पिटल्स, वो खुद बताते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर से आपको डेट निकलवा के दे देंगे, ये है चलन। तो वो उसमें बताते हैं कि ये डेट जो है तो आप बताओ कौन सी वाली रख लें। पहली बात तो हर नंबर के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे कलर्स के होते हैं, हरा मित्रता का है, हरा ग्रोथ का है, तो हरा शत्रुता का भी है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो उसी तरह से आप अगर 4 को नहीं करोगे तो वो जो माइंड है, शार्प माइंड, कैलकुलेटिव, डिसिप्लिन, वो लाइफ से गायब हो जाएगा। 4 की कमी ये भी तो आप ये भी कहना चाहते हो कि ये नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए? बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। लोग तो टाइम तक करने लग गए हैं, कितने बजकर कितने मिनट पर पेट कट करवाएंगे। ऊपर वाला फिर ऐसे खेल खेलता है। मेरे साथ 2 केसेस में ऐसा हुआ कि उन्होंने स्पेसिफिकली मुझसे डेट ज़बरदस्ती निकलवाई, मैंने दे भी दी, और लेकिन पेन्स पहले हो गई, डॉक्टर को 1 दिन पहले सर्जरी करनी पड़ी। जो डेट वो अवॉइड करना चाहते थे उसी दिन। आप उनके साथ पंगा मत लीजिए। कई लोग मैम जबरदस्ती भी बहुत दूसरों के मतलब भेड़ चाल हो जाती है कि उसने करा तो मैं भी कर लेता हूँ। मेरे ही कुछ साथी हैं जिनके लिए पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ में कहती हूँ, पैसा तो आ जाएगा, कर्मों का जवाब कौन देगा। और इसी से मैं एक क्वेश्चन कनेक्ट करती हूँ मैम, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझे लगता है मुझे पूछ लेना चाहिए। जी जी। नंबर 6 को लेके बहुत लोग उत्सुक रहते हैं। सिर्फ उनको ये सुनने को मिल जाता है, मतलब आप बताइएगा इसमें क्या ठीक है क्या नहीं, उनको ये सुनने को मिल जाता है नंबर 6 इज अ नंबर ऑफ लग्जरी। नो डाउट होगा, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया, नॉलेज मतलब मैंने नॉलेज के तौर पर सुना जी, मुझे कुछ नहीं पता था। नंबर 6 लग्जरी का नंबर होता है, नंबर 6 मतलब आपका शुक्र अच्छा है। हाँ, तो इस लालच में अगर लोग फिर तो पूरी दुनिया ही 6 को पैदा करने लगे बच्चे, तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये भी हुआ ना मैम कि शुक्र अगर खुद चलकर आ रहा है नेचुरल, तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ज़बरदस्ती ये सुनकर ही सोच रहे हो कि हमारे जीवन में तो लग्जरी आ जाएगी नंबर 6 को अगर बच्चा 24 या 6 को पैदा करें तो ये मेरे को बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि ये क्या सच है क्या? जो जितने भी ग्रह हैं, जैसा मैंने नंबर्स का कहा वैसे इनका भी है। अगर ये अच्छे हैं, शुभ हैं, तो अपने शुभ फल देंगे। यही वाला अगर बद हो गया यानी नेगेटिव में आ गया तो ये अपना नुकसान भी तो देगा। स्किन इशू भी तो वही है जहाँ शुक्र खराब है। तो आपने उस डेट को पैदा तो कर लिया, लेकिन उनके चार्ट में पोजीशन क्या है शुक्र की, और किसी शुक्र पर दृष्टि क्या पड़ रही है। और मैम सुनने से ऐसा नहीं करना चाहिए, आप यही कहते हो? हाँ, मुझे लगता है हर चीज के पीछे मैं टीचर नहीं हूँ ना, तो मैं बच्चों को भी ये कहती थी, लॉजिक पे जाओ, उसके पीछे के क्वेश्चन पूछो। हम अपने स्टूडेंट्स को समझाते रहे थे कि ये जितने भी आपको लगता है कि अंधविश्वास है, आस्क व्हाई, यू विल गेट द लॉजिक डेफिनेटली। ये आपने अभी बहुत अच्छी बात भी कही कि कुछ लोग ज़बरदस्ती ही जो है ये सब करते हैं, तो ऊपर वाला फिर खेल हाथ पकड़ने की बजाय खेल नचवा देता है। ये बात सच है बिल्कुल। तो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, अपने बुद्धि भी लगानी चाहिए। बुद्धि सबसे पहले लगानी चाहिए। हाँ जी, ईश्वर ने नहीं तो दी ही नहीं होती ना बुद्धि आपको। ये मैंने किताब में एक अच्छी कोटेशन भी पढ़ी थी कि भगवान, जानवर, पेड़ पौधे सब एक हैं, लेकिन एक इंसान ही ऐसी चीज़ है जिसके पास बुद्धि है, जो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और गलत तरीके से इस्तेमाल। तो मुझे लगता है सारा खेल बुद्धि का है, माइंडसेट का है। तभी मैं इस मशीन को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ मैम, एक्चुअली। मुझे लगता है जब तक हमारी ये मशीन सही है, सही चल रही इसमें है, जंग नहीं लगा, तब तक सही है। जी जी। तो मैम मैं अब आपसे एक सवाल, थोड़ा सा इमोशनल भी सवाल है। बहुत सारे लोगों को मैं परेशान देखती हूँ, तो हालांकि मुझे दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि हाँ, मेरा हमेशा से मानना है लोगों के जीवन में जामवंत नहीं है उन्हें समझाने वाला। और मैं जिनकी भक्त हूँ वो मुझे हर
हर जगह हर स्थिति में यही समझाते हैं कि अगर किसी के काम आ जाओ तो तुम्हारा जीवन का ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप किसी रोते के हंसते पे भी चेहरे पे अगर हंसी ला दो तो समझ लेना ईश्वर की प्राप्ति वो ही है। जी, मैं तो बजरंग बली से यही सीखती हूँ। जी जी। तो बहुत सारे लोगों को परेशान देखती हूँ, लेकिन उनको अगर सॉल्यूशन बताया जाए तो बहुत सारे लोग अपने उलझनों में इतना उलझ गए हैं कि वो सॉल्यूशन नहीं करते। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों की लाइफ में जो इमोशनल पैटर्न्स हैं, अगर उन्हें पता भी चल जाते हैं, वो उन पे वर्क नहीं करते, तो एस्ट्रोलॉजी फिर क्या उनके जीवन में उनकी कुंडली काम नहीं करती, या फिर वो सिर्फ एक उस आराम में ही रहते हैं कि अब तो बहुत सारे लोग किस्मत को कोसते रहते हैं और एस्ट्रोलॉजी को दोष देते रहते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है, उन्होंने तो कहा था हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपके अंदर जो आपका इमोशन पैटर्न एक जकड़ा हुआ है, आप उस पर वर्क नहीं करोगे तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ से काम करेगी। तो आप इसके बारे में बताइए कि लोग इस अपने दिमाग को थोड़ा उलझने से बचाएं और सही दिशा एक लेकर आएं। तो मैंने सपोज आपका एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है और मैंने आपका चार्ट देखा, मैंने बोला यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। अब आप चाहें पढ़ें ही नहीं और एग्ज़ाम पे कुछ लिख के नहीं आए, ज्योतिषी का दोष है। हाँ एग्जैक्टली, सही बात एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। वो गाइड कर रहा है कि सुनो इस रास्ते में तुम्हें सफलता मिलेगी। प्रभु जी ने आपको पैसे देने हैं, रास्ते में बिखेर रखे, तुमने कहा क्या बोरा सा पड़ा है, तुमने साइड पे फेंक दिया। अब वो एक्चुअली आपके घर के अंदर तो भर के नहीं आएंगे या आपकी जगह एग्जाम लिख के नहीं आएंगे। और दूसरा जो आपने कहा ना कि हर एक के पास जामवंत नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा अलग कहती हूँ, जामवंत हर एक के पास है। अच्छा जी, हमारी जितनी स्टोरीज है ना वो एक्चुअली मेटाफोर में स्टोरीज कोई ना कोई सिंबल बताती हैं, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस बताती हैं। जामवंत आपके भीतर है। सिर्फ हम क्या है, हमारी आंखें बाहर की तरफ लगा दी ना भगवान ने, तो अंतर यात्रा हम कर ही नहीं रहे। हम भीतर सोचते ही नहीं है। हमें हमेशा दूसरे की वैलिडेशन चाहिए। अगर उसने कहा है कि ये ठीक है, अब एक वक्त था जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे, अब सारे कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर्स बन रहे हैं। तो आप एक भेड़ चाल के पीछे लग रहे हैं। किसी ने जब सबसे पहले पॉडकास्ट बनाया होगा, किसी ने सबसे पहले कंटेंट जो डाला होगा, जो उसकी हाइट रही होगी, वो अब नहीं मिलेगी। तो एक पैटर्न तोड़ना आपको आना चाहिए। हाँ, एस्ट्रोलॉजी आपको ये गाइड करता है, डेफिनेटली गाइड, पर वर्क आपको करना ही है। तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब आप मैं कोई परेशानी अगर आपके पास लेकर आऊं तो आप मुझे नुस्खा बता दोगे, लेकिन अगर मैं वो करूंगी ही नहीं तो मैं तो परेशान ही रहूंगी। तो एस्ट्रोलॉजी ये काम करती है। बच्चा जब पैदा होता है, माँ को दूध उतरता है, पीने का जो काम है बच्चे को खुद करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी आपको दिशा दिखाती है। आपको दिशा दिखाती है। आपको अपने एफर्ट्स तो डेफिनेटली डालने पड़ेंगे, अपना थॉट प्रोसेस बैलेंस रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आप उसको दोष नहीं दे सकते कि डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, सब कुछ कर दिया, पर दवाई मैं नहीं लूंगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 6 महीने में ठीक हो जाओगे। ये दोष देने की आदत भी बहुत गंदी है मैम, है ना। हर किसी को दोष ही देते रहते हैं। ब्लेम वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा ये है कि जब हमारा जन्म होता है, चलो हो गया, हमें पता चल गया इस तारीख को हम पैदा हुए, तो क्या एस्ट्रोलॉजी ये भी बताती है कि हम कब मरेंगे? मतलब अप्रोक्सीमेटली कि मतलब 60 के करीब ज्योतिषियों को ना एक श्राप मिला हुआ 70 को मरेंगे। मतलब ऐसा बताती है माँ एक कहानी है जिसके अनुसार माँ पार्वती ने श्राप दिया। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी ताकि आप मेरे क्वेश्चन का पूरा अच्छे से जवाब दे पाओ। बहुत सारे हमारे जो घर के बड़े बूढ़े हैं ना, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि मतलब मेरी दादी जो थी, उनका एग्जाम्पल देती हूँ, आपको सुनकर मजा आएगा, और वो बात सच भी हो गई। तो मेरा क्वेश्चन ये यहाँ से निकल के आया, उन्होंने कहा कि वो एकादशी होती है, तो वो हमेशा मेरे को बोलती थी, हाँ टाइम बिता ले मेरे साथ, हरियाणवी में बोलती थी, बिता ले टाइम मेरे साथ, फिर ऊपर जाऊंगी, हंसूंगी, फिर तुझे कोई हंसी नहीं आने वाली, फिर तू रोएगी मेरे को याद करके। तो वो कहती थी बेटा मैं मरूंगी एकादशी वाले दिन। मैंने कहा यार आप ऐसी बातें मत किया करो, जब होगा देखा जाएगा। तो हर बार यही बोलती थी, और ऐसा ही हुआ, उनकी डेथ एकादशी वाले दिन। तो क्या उन्होंने बोल कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये अलर्ट कर लिया? अब ये आप ही बता पाओगे, तो क्या ये होता है? मृत्यु तय है, पर पता किसी को नहीं। पता किसी को नहीं। ज्योतिषियों को पता होता है काफी हद तक, लेकिन वो विधाता नहीं है। कितनी बार ऐसा हमारे साथ हो चुका है,
कि किसी ना किसी का हमने बता दिया कि मार्केश लगा हुआ है और ये आखिरी मार्केश है। एक मार्केश से मृत्यु का योग जो बनता है, एक से आप निकल जाओगे, दूसरे से निकल जाओगे, तीसरे से निकल जाओगे, चौथे के बाद नहीं निकलते। तो मार्केश लगा हुआ है। तो लेकिन हमारे सब टीचर्स ने हमें पहले मना किया था, मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करनी, आप ईश्वर नहीं हो, उनके हाथ में ही रहने दो। क्या पता ईश्वर का मन आए आज बढ़ा देनी है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी पर ये तो बता सकती है ना कि अभी 60 का टाइम है, आप इतना ही जियोगे, 70 तक जियोगे, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा बताना ही नहीं कहते ना जियो तो ऐसे जियो हर पल आखिरी हो। अच्छा, आप लोग बताते ही नहीं हो। हाँ, नहीं, हम नहीं बताते। और ऐसा कोई सवाल शायद पूछता भी नहीं? नहीं पूछते हैं। बहुत ही दुखद क्वेश्चन मैं बताऊंगी, शायद आपके क्वेश्चंस उतना रिलेटेड भी ना हो, तो बट आई वांट टू शेयर कि हमारी माता जी की मृत्यु कब होगी, आप बता देंगे? मैंने बोला अच्छा, लोग पूछते हैं? हाँ। एक क्यों नहीं, वो ना बहुत तड़प रही हैं, हमसे देखा नहीं जा रहा, जबकि माता जी की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी का चक्कर है। जब आप बचपन में बीमार पड़े थे, क्या आपकी माता जी ने पूछा था इसका कष्ट बहुत हो रहा है, ये कब जाएगा? कभी कोई माता पिता नहीं पूछते कि मेरा बच्चा बीमार है, कष्ट में है, इसकी मृत्यु कब होगी, ये कब इससे छूटेगा दर्द से। अच्छा, लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं? लोग अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर पूछते हैं। अरे बाप रे। मैंने आज तक किसी पेरेंट को पूछते हुए नहीं देखा कि मेरा बच्चा बहुत दर्द में तड़प रहा है, छोटे बच्चे हैं, कैंसर से तड़प रहे हैं, भयानक कष्ट है, पर वो कहते हैं किसी तरह बच जाए, हमारे प्राण चले जाएं पर ये बच जाए। हाँ। बच्चे कहते हैं माता पिता बहुत कष्ट में है, ये चले जाए, इससे अच्छा हमसे दुख नहीं देखा जाता। देख रहे हैं फर्क? इसी का नाम तो कलयुग है। मैम, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पे अब मैं आ रही हूँ। अभी तक भी सब इंटरेस्टिंग थे। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा सवाल सुनने के बाद आपको, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो चुका है। बात कर रही हूँ मैं शादियों की। और जब भी मुझे कुछ भी कहीं से भी ये सुनने को मिलता है ना कि भाई इसकी बिगड़ रही है या ये हो गया, मेरे को सच में दिल से वो होता है कि कोई चला जाए, कोई सुलह करा दे, कोई उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा समझा दे, क्योंकि जो चीज़ें जुड़ी होती है ना मैम, वो टूटती हैं तो दुख होता है, सबको ही होता है। और ये हमारे कल्चर भी हमें सिखाता है कि एक बार जो धागे में गांठ लग गई तो उस गांठ को रहने दो, उसे तोड़कर दोबारा बांधना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। तो शादियों की बात पे मैं इसलिए आ रही हूँ कि शादी कुंडली दिखाकर करनी चाहिए या शादी मतलब बहुत सारे लोग अपने मर्जी से करते हैं, उनकी बहुत अच्छी चल जाती है, शायद उन्हें बैलेंस करना अच्छा आता होगा। जहाँ पर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, मैं आज उन लोगों को देख रही हूँ अलग होते हुए। तो ये क्या खेल चल रहा है और इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? तो बात सिर्फ शादी की नहीं, रिश्तों की है। रिश्ते फ्रेजाइल हो चुके हैं, हर रिश्ता, सिर्फ शादी नहीं। तो इसका कारण ईगो भी है मैम? हाँ, तो ईगो की फुल फॉर्म पता क्या है? एंड इज गोइंग ऑन। अरे वाह, क्या बात है। एंड इज गोइंग ऑन। ईगो आपकी आजकल इतनी कांच की हो गई है, हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क करना भूल गए हैं। और रही बात शादी की, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करूंगी, 36 के 36 गुण वालों की शादी नहीं टूट रही है, 35, 32, 34 की टूट सकती है। हम लोगों ने ना कुंडली मिलाने में सिर्फ गुणों को प्राथमिकता दे दी। जो एक अच्छा ज्योतिषी है वो साफ बता देता है। हमारे ही घर में जब बच्चे शादी के लायक हुए, हमने सबको बोला ये 26 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, पर ये शादी मत करना, कंपैटिबिलिटी 0 है। कंपैटिबिलिटी का जब वो नंबर कम हो गए, वो शादी अब कितना भी आप जोर शोर से कर लीजिए कि बाकी तो गुण 32 मिले हुए हैं, उसका चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी बेस है आपका रिश्ते का। हर रिश्ते में आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो आप कैसे चलाओगे? तो किसी में वो बोलते हैं अरे सिर्फ एक नाड़ी दोष है, उसका उपाय कर लेंगे। हम बोलते हैं ये शादी का टूटने का खतरा है। नहीं, ये तो क्या पता चल जाता है? हाँ, बिल्कुल पता चल। ये ज्योतिष बहुत अच्छे से बताता है कि ये रिश्ता लंबा चलना मुश्किल है। भाई ये तो लव मैरिज कर रहा है, लड़का तो मानेगा नहीं या लड़की तो मानेगी नहीं, ये तो भाग के कर लेंगे। हमने बोला भागने भी दीजिए तो साल बाद छोड़ के आ जाएंगे।
अच्छा, हाँ। ये सब पता चल ये जाता सब है। तो इसका उपाय क्या है? बोला क्या करेंगे? अच्छा, कुंभ विवाह करवा देते हैं या दूसरी शादी करवा देते हैं और फिर वो मतलब वर्चुअल मैरिज करवा के फिर वो तोड़ के आ जाएंगे तो सेकंड मैरिज हो भगवान। जाएगी। और उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल में ही 4-5 रिश्ते ऐसे हुए हैं जिनको मैंने बिल्कुल नकार दिया था कि मत कीजिए। उसमें जैसे हमने बोला कि इनकी फिजिकल रिलेशन में कंपेटेबिलिटी अच्छी नहीं है, वो नहीं है, तो बाद में पता लगता है कि उनमें से एक जो है ही इज दैट पर्सन इज नॉट रेडी फॉर अ गर्ल, तो वो होमोसेक्सुअल थे या जो भी, तो वो रिश्ता नहीं चला। 6 महीने में लड़की घर आ गई। तो हम जो और आप पहले बता चुके थे? पहले बता चुके हैं। अच्छा। और फिर जैसे हम बता देते हैं, एक बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, तो उनका रिश्ता टूटा। हमने बोला बच्चा आपकी शादी जो है वो दूसरी भी करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। अच्छा। क्योंकि आपके पास कर्मा के हिसाब से आपको एक पार्टनर अच्छा नहीं मिलना, आपको ऑकल्ट का सहारा लेना चाहिए, आप इस लाइन में आ जाओ। नो मैरिज इज बेटर देन बैड मैरिज। आप हम इन दिनों इतने केसेस हुए हैं, आपने देखा है कि माँ बाप यही कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। कितना एडजस्ट करें? कितना? पहले तो आप देख के चलिए, या तो आप ज्योतिषी से पूछिए मत, या तो पूछो मत। हमारे पुराने जमाने में भी हर शादी ज्योतिष देख के नहीं होती और थी, मैम ये गंधर्व क्या विवाह होते थे। और ये क्या लॉजिक है? मैं आजकल ये भी सुनती हूँ, लड़के के माँ बाप अच्छे हैं तो शादी कर दो। ये लॉजिक मुझे सही नहीं लगा। हाँ, है ना? आप मानते हो इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। लड़के के माँ बाप बहुत अच्छे हैं तो शादी कर दो। अरे ये कौन सा लॉजिक हुआ? मुझे लगता है मैम इन चीजों को बदलना चाहिए। वो देखें तो ये भी एक पैट्रियार्कल ही सोच चल रही है कि लड़का अच्छा है, उसका घर बार अच्छा है, लड़का अच्छा है या नहीं वो सेकेंडरी, घर बार अच्छा है, तो प्रॉपर्टी है, पैसा तो है, शादी कर दो। शादी कर दो। ये कितना बड़ा गलत चीज है। क्या सिर्फ प्रॉपर्टी से अपने बेटी की शादी करनी है? समाज में मैम आप जरूर, मैं तो कहती हूँ आप जरूर एक मैसेज दो, मैं भी एक मैसेज देती हूँ कि समाज अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमारा भारत वो दिन दूर नहीं है जब सारी लड़कियां और लड़के भी इवन ये कहें कि हमें शादी करनी ही नहीं। क्या शादी? आप कह रहे हैं ऐसा जमाना आएगा? ऐसा जमाना आ चुका है। आ चुका मैम, लेकिन कोई तो समझाए, कोई तो रोके। जब लड़कियां दहेज का झूठा केस डालती हैं तो हमारे ही जान पहचान में 2-3 लड़के हैं जिन्होंने शादी से मना कर दिया क्योंकि उनके दोस्तों के साथ मेंटल हैरेसमेंट उनका हुआ, बहुत ज़्यादा फैमिली को बेइज्जत किया गया और लड़की ने 5 करोड़ का चेक लिया और निकल गई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां भुगत रही हैं या लड़के भुगत रहे हैं, हो तो दोनों तरफ से रहा। सो आप किसी एक को दोष नहीं दे सकते और ना ही इसके लिए ज्योतिष को दे सकते हैं, क्योंकि या तो आप पूछें तो माने। जब आप ज्योतिषी के सिर पे सवार हो जाएंगे कि हमें नहीं पता जी किसी तरह, तो कुछ भी उपाय कराओ। अच्छा, ये मेरे को आज मैम क्लियर भी हुआ है आपसे जान के कि मैरिज ज्योतिष बताती है और बिल्कुल क्लियर बताती है। तो क्लियर इसलिए बताती है, आप लोग शायद लड़का लड़की के चार्ट्स देखते हो, दोनों के चार्ट्स देखते हैं, तो आप क्लियर बता देते हैं कि यहाँ पर शादी। तो मैम इसको सुधार, अगर चलो हो गई शादी, क्योंकि पहले के लोग तो कुंडली भी नहीं दिखाते थे, ऐसे ही मैच चलता रहता था, तो शादी कर लेते हैं। तो क्या हमें पता है कि हमें अपनी शादी में गड़बड़ हो रही है, अब हमें इसे सुधारना है? ऐसे भी लोग हैं, तो क्या उन चीज़ों में उनके लिए हम पहले से ही वार्न करते हैं। जैसे अभी एक रिश्ता हो रहा है, शादी हो रही है, तो हमने उनको पहले बोला कि इनका पहला साल बहुत अच्छा बीतेगा, दूसरे साल में लड़ाई झगड़ा होगा और वो होगा बिटिया के कारण, क्योंकि बिटिया हो सकता है कि पति पे शक करना शुरू कर दे। तो बेटा जब भी ऐसी बात आए आप याद रखना ये आपको नहीं करना है। ज्योतिष आपको वार्निंग देता है, गाइड करता है, वो डिक्लेयर नहीं करता कि ऐसा होगा ही होगा। राइट। पॉसिबल कि ये हो जाए तो आप इसको रोक सकते हैं। जैसे किसी इंसान में बहुत गुस्सा है तो आप उसको यही कहोगे कि तू शांत रही हो, क्या पता चीजें ज्यादा बिगड़ने से ज्यादा बेटर है ठीक हो जाए। तो हम शांत वाले प्लेनेट की रेमेडी करवा देते हैं, चंद्रमा की रेमेडी करा देते हैं। तो ऐसे करके भी चीजें ठीक की जा सकती है। बिल्कुल। और बच्चे को जब पहले से हम बोल देते हैं कि आपकी इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, और बोले मैं तो नहीं चेंज होंगी, मैं तो ऐसे, हम तो ऐसे हैं भैया वाला एटीट्यूड अगर रखेंगे, तो फिर थोड़ी देर बाद वो फिर आपके पास आ जाएंगे, आपका एक केस तो तैयार है फिर नया। और मैम शादियों का मुझे लगता है कि मतलब मैं इस चीज़ को लेके ये मुझे बड़ा टॉपिक बड़ा गहरा लगता है कि आजकल हमारे समाज में मैं किसी से कंप्लेन, बड़ों से भी मेरी उतनी ही कंप्लेन है जितनी छोटों से है। मैं बड़े भी कम नहीं होते और ये मैं कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती।
जी, मैं जहाँ सास पर- भी हूँ, बहू भी हूँ। हाँ, तो बड़े मैं दोनों को देखती हूँ। हाँ, मुझे लगता है मैम शादी इज अ बैलेंस। जिसने शादी को बैलेंस कर लिया उसकी बल्ले बल्ले है, और जिसने नहीं करा तो मुझे लगता है जैसे शादी देखो- एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 टायर हैं, हाँ। आप एक हटा दोगे तो वो ऐसे चलेगी। तो ऐसे चलाने की बजाय यार टायर लगा लो, नहीं, उसमें हवा भर लो। शादी का रिश्ता जो है मेरे लिए तो सबसे प्यारा रिश्ता है। जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता है तो लोग उसको बड़ा पवित्र मानते हैं, मैं शादी के रिश्ते को बड़ा पवित्र मानती हूँ। बहुत नसीब से ये रिश्ता मिलता है, और ये रिश्ता है जो उम्र का सबसे लंबा चलता है। आप माँ बाप के साथ सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली नहीं मनाते, आप अपने पार्टनर के साथ मनाते हैं। एक टाइम पे बच्चे भी एक टाइम दूर पे चले माता जाते पिता हैं। को आप छोड़ आए, बच्चे आपको छोड़ के चले गए, यू आर टुगेदर। और आप एक दूसरे को इतना समझने लग जाते हो कि सामने वाले के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि उसको क्या चाहिए, या इस समय उसकी मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है। तो शादी बहुत जब इतना प्यारा रिश्ता, इतना गिविंग रिलेशन आपको मिलना है, तो उसके लिए कुछ तो एफर्ट करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो माँ शादी वाला नहीं हो effort से ही सकता चलती ना है। कि माँ तो आपको, माँ को कितनी भी बेइज्जत करते जाओ, बच्चा पेट से ही माँ को लात मारना शुरू करता है, लेकिन माँ दूध पिलाती रहती है। इस रिश्ते में ये नहीं चलेगा। इस रिश्ते में बराबर का रिश्ता है, कोई ना नीचे है ना ऊपर है। पत्नी को पीछे नहीं चलना, पति को जोरू का गुलाम नहीं बनना, साथ चलना है। और मैम आपको क्या रीज़न लगता है कि आजकल शादियां बिल्कुल नहीं चल रही? मतलब क्या रीज़न है? इवन अगर मैं कहूँ कि लड़कों में भी ईगो बहुत है और लड़कियों में भी ईगो बहुत है, तो नहीं, क्या मैं reason है? ईगो से पहले कहूँगी डर। अच्छा, डर। डर, शादियां ना चलने का या शादी ना करने का रीज़न डर है। आज के बच्चे जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं, और उसका कारण हम लोग हैं। हम लोगों ने, जो हमारी जनरेशन है, जो हमसे पहले की जनरेशन है, बच्चों पे इतना बोझ डाल दिया ना कि हम तो सारी उम्र अपना जीवन जी ही नहीं पाए, तुम्हारे हाँ, लिए ही करते रहे, exactly. हमने तुम्हारे कारण कहीं घूमने नहीं गए, हमने तो कभी अपने पे पैसा नहीं लगाया। तो वो हम इतना त्याग दिखाते रहे कि बच्चे को लगा कि अरे मुझे भी यही सब करना पड़ेगा। सॉरी बॉस, वो आई डर डोंट गए। वांट टू डू द मैरिज। हाँ, तो ये मतलब- हमारी जनरेशन की गलती है। हमारी जनरेशन बिल्कुल गलती है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल के बच्चों में मैं देखती हूँ मैम, बच्चों में तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा समझदार हैं। बहुत समझदार है। बहुत लड़कियां समझदार है। इतना जो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर रही है सबको, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को जलील होते हुए देखा, मदर को घुटते देखा, और मदर ने ओपनली वो रो के टसुए बहा के बताया भी कि बच्चा मैं तो दबती हूँ तुम्हारे पापा से, तुम भी ऐसी तुम्हारी मत दादी बनना। मुझे ऐसे करती है, ये तुम मत ऐसे कर। मत बनना। तो उसको लगता है मेरे को ये तो नहीं बनना। कोई भी बच्ची अब इस टाइम पे अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती। माँ नहीं चाहती कि बच्ची मेरे जैसी बने। तो सारा गेम तो वो जनरेशन चलता हुआ आ रहा है। तो मैं, लोग सारे कह रहे हैं जेनजी बहुत खराब है, नहीं ये मैम, generation- मैं इस चीज को कह रही एग्री हूँ, नहीं करती। जो जनरेशन इनको सबक सिखा रही है, गलती उसकी है। इस जनरेशन की कोई गलती नहीं। generation- ये कोरी सलेट आए थे, हमने गलत बनाया। क्योंकि आजकल के बच्चे में जो हमारे वीडियो बना रहे कैमरा, मैं तो जी। इनको बेस्ट, क्या मैं तो इनको बहुत बेस्ट मानती हूँ। इनके पास बहुत कुछ नॉलेज है। बहुत कुछ। ये अभी ये चांद समझिए, पे भी जा सकते हैं। आगे वाली जनरेशन अभिमन्यु बन के निकलेगी। ये उसका पहले वाला वर्जन है, जो माँ के गर्भ से कुछ ना कुछ तो सीख के आ रहे हैं, परिवेश से सीख के आ रहे और मुझे कोई भी अगर ये लाइन बोल देता है ना कि आजकल के बच्चे बहुत खराब है, मैं तुरंत उसको टोकती हूँ कि देखो अपने अंदर झांको पहले। हैं। बिल्कुल, बच्चों बनाए को दोष हमने, मत दो। बनाए बच्चों को हमने। बच्चे हमेशा से अच्छे ही होते हैं। बिल्कुल। कच्ची मिट्टी होते हैं, उन्हें पकाना पड़ता है, और हमने उल्टा जी। पका दिया है। अभी बहुत सारे यंगस्टर्स बोलते हैं हमें शादी नहीं करनी, शादी बर्बादी, और वो किसने सिखाया है? वो इधर से ही तो आ रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बिल्कुल आप honest- उनके सामने एक honest अच्छी answer शादी दिया रख है। दीजिए। मैं अपने माता पिता का आपस में जब कंपेटेबिलिटी देखती थी, मेरे मदर वर्किंग रहे हैं, मेरे फादर उनको जिस तरह से हेल्प करते थे, मेरे फादर और मदर का जैसा आपस में कंपेटेबिलिटी और प्यार था, मैं हमेशा चाहती थी मुझे ऐसा ही पति मिले। आई मैनिफेस्टेड एक्चुअली। मैम, इसका तो मतलब ये भी हुआ कि अभी हम अपने घरों में ही कहना शुरू कर दें कि वाओ हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशन है और हम तो बहुत खुश हैं, तो मेरे को लगता है सिर्फ हमारे कहना नहीं, दिखाना, बच्चा देख के एक्चुअली सीखता है। होना चाहिए। होना चाहिए। फेक नहीं हो पाएगा Fake यहाँ नहीं। पर। और मुझे लगता है फिर मैम वो परिवार में जो ये सब मिलके चलना और प्यार मोहब्बत चल रहा है, तो वही परिवार उभर भी रहे हैं। बिल्कुल। और जिसमें ये कलेश ही चल रहे हैं, तो उनके बच्चों को आज देख लो, बेचारे बच्चों की तो कोई गलती नहीं। जहाँ पर दादा दादी के साथ माता पिता का जुड़ाव है, वो बच्चे बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर माँ घर पे नहीं है, पिताजी घर पे नहीं है, तो वो दादाजी दादी जी के साथ सिक्योर है।
और हस्बैंड वाइफ भी निश्चित हाँ, है कि भाई हमारे घर में कि कोई। हाँ घर में अपने लोग बैठे हुए हैं। मैं तो हमेशा मैम यही सोचती हूँ कि जिनके घरों में बड़ों का पेड़ है, मतलब बड़े बुजुर्गों का बड़े पेड़ बुजुर्गों है, का, सच में। वही घर फल फूल रहा बिल्कुल। है। और जिनके घरों में ये है कि आज माँ को कहीं जाना है तो उसे सबसे पहले ये टेंशन है मैं अपने बच्चे को कहाँ छोड़ूं। हाँ, जाना उसको इसलिए पड़ेगा, उसकी मजबूरी है काम करना। काम के लिए, हाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जी। पर चलो हमने इस टॉपिक को एटलीस्ट छेड़ा तो सही। पर मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो। आपके बच्चे सबसे अच्छे हैं, और मैं तो हमेशा मेरे को बच्चे बहुत प्यारे हैं, और हमेशा मेरे अंदर का बच्चा भी जिंदा रहता है। और जी, और मुझे लगता है कि जी। बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उन्हें पकाना हमारा काम होता है। अपने बच्चों से प्यार करो, उनको सपोर्ट करो, और बिल्कुल कोसो मत। आजकल के पेरेंट्स से हाथ जोड़कर तुम्हारे पैर पड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो लाइन बोलते हो ना, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो सारा दिन आलस में पड़े रहते हो, अपने बच्चों को ये बोलना बंद कर दो और अपने बच्चों को बहुत प्यार दो। मेरे बच्चे सबसे अच्छे। बिल्कुल जी मैम, अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। मैम, बहुत सारे लोग किस्मत को मानते हैं। एक टाइम पे मैं भी सोचती थी कि जो होता है किस्मत, मतलब अगर मेरी किस्मत है तो ये हो जाएगा। पर क्या अगर ऐसा होता कि सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा है तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हो रहा है होते रहने दो। फिर हमें ज्योतिष की क्या ज़रूरत, या हमें किसी से पूछने की क्या ज़रूरत? तो क्या ऐसा होता है, या हमें उसे बदल भी सकते हैं हम? बिल्कुल बदल सकते हैं। एक तो ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। फ्रेज है गॉड हेल्प्स ये आई थिंक ये थॉट हमें स्कूल में गॉड सिखाया हेल्प्स जाता दोज हु है। हेल्प देमसेल्व्स, है ना, ये फ्रेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ईश्वर ने आपको एक रास्ता दिखा दिया, एक आपके उसमें आपका कैलिबर भी आपके अंदर डाल के रख दिया। अगर सब कुछ ईश्वर ने ही करना होता तो वो आपको हाथ क्यों देते, पाँव क्यों देते, विवेक क्यों देते? उन्होंने आपको बता दिया कि तुम्हारे अंदर ये कैलिबर है। जैसे आप देखेंगे किसी की बुद्धि बहुत तेज है, वो बैठे बैठे क्या आइडिया सोच लेते हैं, लेकिन वो उसको जब ऑपरेट करने का आता है वहाँ वो थोड़े लेजी हो जाते हैं। और कोई है कि उस आइडिया को इतने अच्छे से रूपांतरित कर देते हैं, और उनको बस कोई एक गाइडेंस मिलनी चाहिए और वो काम कर देते हैं। हर तरह का लोगों का तो हर एक का अलग 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 होता है, हर एक के अंदर अलग अलग ट्रेट्स हैं, हर एक के अंदर खूबी तो भगवान ने भर के भेजी ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस कर्म खुद को करना। बार बार हम देखिए, हम सारी बातों की धुरी हमारी वहीं आ रही है। एफर्ट तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। सब कुछ लिखा है उसने, पर करना पड़ेगा। तो आपके मम्मा वर्किंग हैं, वो जैसे मैं अपनी मम्मा का देखती थी, वर्किंग थे, वो खाना बना के रख जाते थे। अब वो तो चले गए नौकरी पे, तो खाना तो हमें खुद ही निकाल के खाना पड़ेगा ना। मैं इस पर हमेशा कहती हूँ, लोग हंसते भी मेरी इस बात पर, ईश्वर ने धरती बनाई, नियम बनाए, सो गया, उसको कोई मतलब नहीं। आप अपने नियमों और कर्मों के हिसाब से चलो, यू विल गेट द रिजल्ट। बात तो सच है। कोई भी ईश्वर का लाडला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंबानी जी ने उनके घर पे झाड़ू मारा तो इसलिए वो उनको ज्यादा दे रहे हैं। उनका कोई लाडला नहीं है, अपने अपने कर्मों का रिजल्ट पा रहे हैं। एक अमीर है, वो अपने जगह पे किसी और उस पे कर्म के कारण दुखी होगा, और कोई गरीब है, वो अपनी झोपड़ी में भी बहुत अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है, उसको वो सेटिस्फेक्शन वाला उन्होंने दे रखा है। तो मैम, आजकल तो मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि भगवान हमें खराब परिस्थिति दे सकता है, लेकिन उस परिस्थिति से कैसे गुजरना है ये मेरे हाथ में है। आपके बच्चे हैं, आप अपने उसी बच्चे को स्लैब से सामान उतारने को बोलते हो जिस पर आपको भरोसा है कि ये उतार लेगा। तो भगवान सिचुएशन उसी को देता है जिस बच्चे पर उसे भरोसा है कि मैंने इसको कैलिबर दिया है, मैंने सिखाया है इसको ये टैक्ट, ये कर लेगा। क्या बात है। हाँ, बहुत खूबसूरत बात कही। तो संघर्ष उन्हीं के पास है जो ईश्वर के लाडले हैं। तो अब हमें यही मानना है। तो कभी घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से कभी घबराना बिल्कुल भी नहीं, पार कर जाना चाहिए। मैं तो इस थॉट में भी बिलीव करती हूँ, होगा वही जो राम। मैंने एक पैटर्न देखा है ज्योतिष में कि अगर कोई उन कर्मों की उस समय माफ़ी नहीं मांगता, और बार जैसे किसी के ऊपर कोई कष्ट आया और वो हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों, ये आपने बहुत कॉमन डायलॉग सुना होगा। कॉमन क्या, हर तीसरे बंदे से सुना है। सो इट मींस दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दिस इज देयर कर्मा। तो इसका मतलब मैम सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है।
बिल्कुल जरूरी, नहीं तो यही कर्मा रिपीट होके फिर आएगा, पर वो लोग पैटर्न करते वही ही बन नहीं, जाता है। पर लोग करते हाँ, तो ही फिर बार बार देखिए वो उसी कष्ट में आ रहे हैं। एक बार रेमेडी करा लेंगे, ट्रीटमेंट करवा लेंगे। अगर किसी को शराब पीना मना है और उसको रिहैब सेंटर पे डाल देते हो, उसको बिल्कुल ठीक कर देते हो, वो फिर से 2 महीने बाद पी लेगा, तो फिर क्या करोगे? पैटर्न तो रिपीट होता जाएगा ना। आपको एक बार लग के उसका ट्रीटमेंट तो करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरी कोई कमी है, मैं उसके लिए क्षमा याचना। मैम मुझे तो लगता है कि जितना मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं, किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं सुनती रहती हूँ, मुझे लगता है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो करते हैं उनके जीवन का जो पाथ है वो क्लियर होता जाता है। और जहाँ मुझे लगता है कि लोगों में यही रहता है कि नहीं नहीं हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, वहाँ फिर मुझे लगता है कि नहीं, उनको अभी जीवन की वो समझ नहीं आई। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या सच में वर्क करता है? मैंने एक्चुअली ये पर्सनल फील किया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग उस पे जोड़ती हूँ। जब तक मंदिरों के बाहर नाम की पर्चियां लगती रहेंगी ना, ये इसने दान किया, ये इसने दान किया, ये इसने दान किया, तब तक उसका कुछ होगा नहीं। तो आप समझ लीजिए सेल्फ रियलाइजेशन हुआ नहीं। ईश्वर को रहने की जगह नहीं चाहिए, उसका पूरा ब्रह्मांड है। आप उसको बनवाने के लिए पैसा दे के पर्ची भी लगवा रहे हो कि मैंने दिया था, ये आपकी मैं खत्म नहीं हो रही। सारा खेल मैं का है। ये मैं जिस दिन खत्म कर लोगे, और अगर आप दान भी दे रहे हो दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता नहीं लगे। आप तो सीढ़ियों पे लिखवा रहे हो नाम अपने माताजी पिताजी का कि हर कोई उनको रोंद के जाएगा। क्या कर रहे हो ये? क्यों करना है ये सब? जो आपने ये सेल्फ रियलाइजेशन है वो ये मैं पे टिक गई है, अंदर का नहीं। इसमें बहुत बिलीव करती हूँ मैम, क्योंकि मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में देखा है कि सेल्फ रियलाइजेशन जिस दिन दिल से निकल गया उस दिन पाथ तो क्लियर होता है। ये मैंने खुद महसूस किया है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। और ये मैं वाला तो मुझे लगता है मैम, मैं तो जिनकी भक्त हूँ वो तो मुझे सिखाते हैं मैं से तो दूर अहंकार उनके अंदर तो था ही नहीं। वो दास बन के खुश हैं, वो भक्त बन के खुश हैं। अगर आपको इस चीज़ में खुशी मुझे लगता है मैम, जो ताकत झुकाव में होती है ना वो अकड़ में नहीं होती, और मिलता ईश्वर उसी को सब देता है जो इस चीज़ों को समझता है। हमारी कितनी ही कहानियाँ, कितनी ही मुहावरे, ये सब इसी चीज़ में कही गई है। आंधी आने पर जो बेल झुक जाती है वो बच जाती है, तने पेड़ टूट जाते हैं। और अकड़ तो मुर्दों में होती है। हाँ, अकड़ तो मुर्दों में होती है, सही बात है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, और आज मैं जान पा रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का खेल सारा क्या है और एस्ट्रोलॉजी हमें क्या सिखाती है। जितना मैं समझ पाई हूँ मैम, एस्ट्रोलॉजी हमें दिशा दिखाती है। हाँ जी। और दिशा अगर आपको पता चल गई तो आप उसी राह पे चलो। इट्स लाइक अ जीपीएस। वो आपको दिशा दे रही है। वो बता देता है यहाँ रश आएगा, यहाँ ये आएगा, बी प्रिपेयर्ड। चलना आपको। और शॉर्टकट लेना तो ये वाला है, लेकिन वहाँ वो फिर रास्ता आपको उबड़ खाबड़, याद है आपको जीपीएस लगाते हैं, अगर वो शॉर्टकट दिखाता तो उबड़ खाबड़ या गांव वाला रास्ता मिल जाता कई बार। स्मूथ वाले पे ट्रैफिक जैम है, वो जीपीएस की तरह काम करता है। चलना तो आपको है, ड्राइव आपको करना है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं मैम, वास्तु के पे, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपसे सवाल किए एस्ट्रोलॉजी के। वास्तु का क्या लॉजिक है ये भी आप थोड़ा बताइए, कि बहुत सारे लोग इवन हम भी कोई नया घर बनाते हैं या नया मंदिर बनाते हैं या नया कुछ भी बनाते हैं, तो हमें लगता है कि सब चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्ड होनी चाहिए जी। आर्किटेक्ट को बुला के पूछते हैं कि यहाँ ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा। तो क्या ये चीज़ें वर्क करती हैं, और क्या कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें उल्टी हो जाए तो उन्हें दोबारा ठीक कराना चाहिए, उसका फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, वास्तु का बहुत इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल लें तो अगर घर में अगर हम कोई नया घर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या वास्तु देखकर ही बनवाना चाहिए? कोशिश ये कीजिए, अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो एक बार पहले वास्तु का चेक करवा लीजिए। होना चाहिए जी। और ऐसा नहीं है कि वो करेक्शन नहीं हो सकती, बहुत जल्दी बहुत आराम से करेक्शन हो जाती है। और वो भी तो आपको दिशा ही दिखा रहे हैं कि ये वाली जोन जो है ये अग्नि की है, ये वायु की है, ये जल की है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर वो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं एंट्रेंस पे हमें यहाँ वॉशरूम नहीं चाहिए, मंदिर ही चाहिए, तो उनके सबके अलग लॉजिक होते हैं। मैं इस बात पे तो नहीं हूँ कि एंट्रेंस पे मंदिर चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए, ये भी बात ठीक है, लेकिन आपकी वो दिशा कौन सी पड़ रही है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि एंट्रेंस पे हम मंदिर नहीं रखेंगे, हर कोई आता हुआ हमारे भगवान को एकदम से, भगवान तो सबका है। हाँ, उनको लगता है कि नहीं, अरे
आजकल तो भगवान बटे हुए हैं। तो कुछ लोगों का अपना विचार है, लेकिन यहाँ मैं जोन के हिसाब से कहती हूँ कि जोन के हिसाब से आप स्थापित कर लीजिए। अदर ईश्वर के लिए सारी जगह है, ईश्वर किसी भी जोन में प्रतिबंधित नहीं है। आप कैसे कर सकते हो ना, लेकिन हाँ वॉशरूम, किचन, पानी, इन सब की एक्टिविटीज़ के लिए वास्तु को देख लीजिए। और दूसरा, जब आप भगवान की बात कर रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म में घर के अंदर मंदिर होता ही नहीं था। मंदिर हमेशा समाज के थोड़ा सा आउटर साइड पे होता था। आप चल के जाते थे प्रभु जी को मिलने। हाँ, ऐसा ही होता था। आपने अपने आलस के कारण प्रभु जी को घर पे बिठा लिया। यहाँ मैं एक छोटा सा लॉजिक देती हूँ। अगर आपको आज बोल दें राष्ट्रपति जी कि आपके घर आ रहे हैं, आपकी दुनिया हिल जाएगी। सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा मोहल्ला, आपका पूरा शहर, सभी हिल जाएंगे। आपके घर को अड्डा बना के सब ठीक कर देंगे कि आज राष्ट्रपति जी ने आना है। एक देश के मालिक को संभालने की हमारी हिम्मत नहीं है। दुनिया के मालिक को हम घर में बिठा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है, बहुत अच्छा लॉजिक। वो बाहर हम जाते थे, प्रभु को अपनी बात कहते थे, वहां जाकर शांति पाते थे, घर आते थे। घर पे अपनी जो हमारी फैमिली क्रिया है, जो भगवत गीता ने कहा है कि आप अपना गृहस्थ धर्म निभा लो तो समझो मुझे पा लिया। आपने क्या किया? पहले आप कहते हो कि प्रभु मैंने आपको पकड़ लिया, घर मेरा आप चला दो। प्रभु घर थोड़ी चलाएंगे। प्रभु घर नहीं चलाएंगे, वो आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप घर में पूजा स्थान बना सकते हैं, मेडिटेशन प्लेस बना सकते हैं, उसके लिए हर जगह पर चल सकते हैं। मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग हम कई चीजें पता कर अपनी चीजों को ठीक से कर सकते हैं। हाँ हाँ जी। और रेमेडीज भी इसकी 90% हो जाती हैं। हाँ, एक हम नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का, जिसकी हम कहते हैं कि हम रेमेडी नहीं करते, उसको हम कहते हैं कि आप ख़त्म करवा दीजिए, बदलवा दीजिए। वरना बाकी सब जगह पर रेमेडीज़ आराम से हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से हो जाती हैं। डिस्ट्रक्टिव नहीं रहा है वास्तु अब ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ करा देगा, ना ही कोई इतना महंगा अफेयर रहा। तो इट्स नॉर्मल, करा लेना। बिल्कुल। मैम, एक मेरा सवाल आपसे, एक्चुअली 2 सवाल हैं तो दोनों को कनेक्ट करके पूछती हूँ। एक तो हम कभी भी किसी के घर जाएं तो कैसे पता चले कि इसके घर का वास्तु ठीक है, और दूसरा आजकल जो मैं नोटिस करती हूँ, बहुत सारे मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी का रंग देखकर बोलते हैं कि यार ये वाला रंग नहीं लेना, ये ठीक नहीं है, ये वाला रंग ले लो, ये ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लैक मत लो बिल्कुल भी। तो ये क्या लॉजिक है? इनके पीछे कोई लॉजिक है भी या हमारे मन का फेर है? तो आपके सेकंड क्वेश्चन को मैं पहले रिप्लाई करती हूँ जी। कार के रंग का, सबसे पहले तो लग्जरी कार में डार्क कलर बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें ब्लैक ले लेना चाहिए, नेवी ब्लू ले लेना चाहिए। और छोटी कार में लाइट कलर ठीक रहते हैं। ये यूनिवर्सल उसके लिए। किसी किसी के लिए कोई कोई कलर शुभ नहीं भी होता। लेकिन साथ ही मैं अपनी ही बात को काटते हुए कहूँगी, इतनी हर चीज़ के लिए ज्योतिष में मत घुसिए। हर चीज़ के लिए मत घुसिए, कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए और न्यूट्रल चीज़ों पे जाइए। जैसे हम घर का भी जब वास्तु करते हैं तो हम कहते हैं कि आप स्पेसिफिक कलर की जगह आप न्यूट्रल कलर यूज़ कीजिए, वो नुकसान नहीं देगा। एक हंसी की बात याद आ रही है मुझे। मैं सोच रही हूँ बता ही देती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। एक है कोई मेल है, वो गाड़ी बहुत बेकार चलाते हैं। तो आप सुनना, तो उनकी गाड़ी का कलर है सिल्वर। हाँ। तो गाड़ी बार बार लगे तो उन्होंने गाड़ी चेंज कर दी, बोला सिल्वर कलर मुझे सूट नहीं कर रहा। अरे मैंने कहा भाई क्या मतलब क्या आदमी है? मैंने कहा गाड़ी ढंग से चलाओ, गाड़ी का कलर सूट नहीं कर रहा, मतलब गाड़ी चेंज कर दी। तो बात वही आ गई जहाँ पर आपने शुरू की थी। हम हमेशा मेरा बीपी बढ़ गया ये सुन के। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इनका माइंडसेट कैसा है? क्योंकि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम चीजों को दोष दे रहे हैं। मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा। फिर अच्छा, अभी तो बात कंप्लीट नहीं हुई। फिर उन्होंने वाइट गाड़ी ली, तो फिर गाड़ी ढंग से ना चलाए, मारे दे के बैक करे, धम मारे, आगे जाए धम मारे, हेडलाइट फोड़ दी, शीशा साइड का तोड़ दिया। मैंने कहा यार अच्छा चलो अब देखते हैं अब क्या करें। गाड़ी चेंज कर दी, वाइट कलर सूट नहीं किया। तो मैंने एक सजेशन दिया, मैंने कहा तुम गधे पे आओ। मैंने कहा तुम्हें गाड़ी सूट नहीं यार, मैम वही वाली बात है ना, एक्सेप्टेंस।
हाँ। अरे गाड़ी चलानी नहीं आती तो ये बोल दो मैं सीख के अच्छी चलाऊंगा। हाँ। एक्सेप्टेंस ही नहीं है, गाड़ी चेंज करे जा रहे हैं और उसमें दोष दे रहे हैं वास्तु को और ये एस्ट्रोलॉजी को हाँ। कि सूट नहीं कर रहा। बिल्कुल कलर सूट नहीं कर रहा। हर तरीके के लोग हैं इस दुनिया मैं में। वही कह रही हूँ कि हम बड़ी जल्दी दोष पर आ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में इस पे नहीं जाना चाहिए। हर छोटी चीज़ के लिए हम सलाह लें, कौन सी गाड़ी, कौन सा नंबर, कुछ चीज़ें हाँ, छोड़ भी देनी चाहिए। हाँ। और दूसरा आपने जो कहा क्वेश्चन सबसे पहले पूछा कि वास्तु का कैसे हम पता नेगेटिव का कैसे पता करें। वैसे तो कहते हैं किसी भी घर का वास्तु चेक करने का सबसे अच्छा जो मीटर है ना वो छोटे बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, छोटे खासकर जो 1 साल से छोटे हैं, अच्छा, आप उनको किसी घर में लेके जाइए। अगर वो रोना शुरू कर देते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी है। अगर वो उस घर में बिल्कुल ठीक रहते हैं, घर पॉजिटिव है। दूसरा, आप किसी के घर जाएं और सोच के जाएं कि मम्मा आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, 2-3 घंटों में वापस आऊँगी। आप वहाँ पहुँचे और आपको अजीब सा कुछ लगा, क्योंकि आपकी बॉडी सबसे पहले डाउज करती है। ये मैं मानती हूँ। हाँ, बॉडी आपकी सबसे पहले डाउज करके बता देती है। तो आप कहते हैं यार चल ना बाहर कहीं बैठते हैं, चल बाहर कहीं बैठते हैं, या वो नहीं भी हिल रही तो आप आधा घंटा बैठ के आ गए। इट मीन्स द हाउस इज नेगेटिव। वो एनर्जी वहाँ आपके साथ कंपेटिबल नहीं हुई। और किसी के घर गए, मम्मा मैं बस ये उसको बुक पकड़ाने जा रही हूँ, गई और वहीं बैठ गए, और आप बैठ गए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब वहाँ का एनर्जी इतना अच्छा हाई है, ये इस चीज को मैं मानती हूँ। मैंने दूसरा, घर के अंदर एंटर करें, एक अजीब सी स्मेल आए, सीलन आए, सीलन, बहुत ज्यादा सीलन जहाँ दिख रही ब्लॉकेजेस हो हर है, जगह नल पे। टपक रहे हैं। सीलन कई बार हरी होनी शुरू हो जाती है, आप लोगों के घरों पे देखें तो पपड़ी उतर रही है, तो इसका मतलब एनर्जी उस जोन की तो पक्का नेगेटिव हो रही है और उसकी वजह से पूरे घर पे भी इफेक्ट आएगा। और ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है, शायद हर कोई सेंस करे कि नहीं करे, एक अलग सी स्मेल आती है स्मेल नेगेटिव घरों में। ओके। और क्योंकि मैं रेकी भी करती हूँ तो हमारी बॉडी भी डाउज कर लेते हैं कि दिस हाउस इज नॉट गुड। तो मैम एक मेरा सवाल, जब आप यहाँ से एंटर हुए तो हमारे यहाँ की एनर्जी बताओ। अब ये तो पूछना बनता ही है। तो नहीं, आपकी एनर्जी यहाँ की वेलकमिंग है, Genuine, नो डाउट, genuine, जेन्युइन वेलकमिंग है। मुझे आने पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि पता नहीं कैसा रहेगा, पता नहीं कैसा रहेगा। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन मूविंग। और दूसरा, अभी हमारे पास स्कैनर है, मेरे पर्स में हमेशा रहता है, आई कैन चेक। अच्छा, हाँ, आप चेक भी कर सकते हो? हाँ अरे जी, वाह। वो स्कैनर हमारा वास्तु के स्कैनर्स होते हैं, डाउजर है मेरा, इन सबसे एनर्जी बहुत बट आपको मतलब ओवरऑल पता चल जाता है, वेलकमिंग है, वेलकमिंग, वेलकमिंग है। चलो ये तो हमारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू, वी आर ग्रेटफुल कि कोई भी आता है तो हम तो उसका अच्छे से दिल से स्वागत करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। नहीं, अब तो ये तो जैसा आप चला रहे हैं उसी से ही बाकी बच्चे काम कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से। नहीं, बहुत सारा स्टाफ भी हमारा सारा अच्छा पॉजिटिव है और कोई भी अगर मैं इनसे काम कराती हूँ या देती हूँ, कभी ये मुंह नहीं बनाते। सबसे अच्छी बात मुझे हमेशा इनकी यही लगती है, और हंसते रहते हैं हमेशा। मैंने तो पहले कहा ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो आप भी इनके लिए वैसे ही रहते होंगे, इसीलिए ये कर पा रहे हैं। बात सही है। चलो, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, मुझे बहुत कुछ जाना मैंने। और पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज और एनर्जी उभर कर बाहर आ गई। तो बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आपको थैंकफुल, ग्रेटफुल, आपने अपना टाइम निकाल लिया। मुझे तो ये एक्चुअली इतना हमारे लिए इनफॉर्मल ऐसा लगा, जैसे वैसे ही घर पे बैठे बात कर रहे हैं जैसे हम पहले करते हैं। तो मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और नो डाउट आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बच्चे बहुत मेहनती हैं। तो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, जेनजीज आर माय फेवरेट। अब आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो, कुछ समाज को मैसेज देना चाहते हो, या आप कोई भी आप अपनी तो मैं बात कह ऑकल्ट सकते हो। फील्ड से जुड़ी हूँ, 2007 से मैं इस फील्ड में हूँ। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि मैं टीचर रही हूँ, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। लॉजिक के बिना मैं नहीं चलती, मुझे हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, आज भी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि ज्योतिष में कैसे, तो यहाँ पर भी मैंने लॉजिक पकड़े हैं, और इन सब का लास्ट क्रक्स यही निकला है। आपको ज्योतिष हो, वास्तु हो, बाक रेमेडी है, रेकी है, डाउजिंग है, कुछ भी है, ये आपको गाइड करते हैं। और ये जो गाइड करते हैं वो सारा कुछ ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपके अंदर। जैसा मैंने कहा था, जामवंत तो बैठा है, आपको थोड़ा सा भीतर जाकर अपने से पूछना पड़ेगा, इज इट राइट, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? ये मुझे गाइडेंस मिली है, अब मैं इस पे चल पड़ूँ। एफर्ट्स आपको खुद लगाने पड़ेंगे, कोई आपके लिए गलत नहीं सोच रहा,
कोई आपके खिलाफ गलत नहीं कर रहा, आपने वो एनर्जी भेजी है इसलिए वो ऐसा करने पे मजबूर है। सो आप समझ रहे हैं वो आपका शत्रु है, यू सेंट दिस एनर्जी टू दैट पर्सन। आप यहीं पर ग्रेटिट्यूड कीजिए, जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ में नेगेटिव है, आप कहिए कि अगर मैंने आपके साथ किसी भी जन्म में कुछ बुरा किया है, मैं क्षमा चाहती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ जीवन में एक नया सबक देने के लिए। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड इज ग्रेटिट्यूड, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कोई नेगेटिव है, तो वो आपके कोई कर्मा करेक्शन के लिए आया है और आपको कुछ लाइफ की लर्निंग देने के लिए आया। एक्सेप्ट करो ना, ये जिद सब नहीं चीज़ों को करो। मैम मैंने फील किया है। हाँ। ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। जी। अगर ऐसा समझ जाए तो दुनिया ही सही ना हो बिल्कुल। जाए। मेरे आसपास जो हो रहा है वो मेरा ही विस्तार है। और मैं तो जिनकी भक्त हूँ वो तो मुझे कहते हैं बेटा इससे बड़ी शक्ति, थैंकफुल होना चाहिए और सेवा की शक्ति में जो शक्ति है तो वो सबसे बड़ी शक्ति है। मैं बिल्कुल। मानती हूँ स्वागत करो तो दिल से करो, नहीं तो फिर और बस इसी बात को याद रखो, लाइफ में आपका कंपटीशन केवल आप हो, जितना आपके आसपास है वो भी केवल आप हो। सिर्फ आपने परसेप्शन उनके लिए कैसा कैसा बनाया है वो आप देख लीजिए। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हनुमंत सदा सहाय थे। सदा आपने आज आके एनर्जी मेरी 2 दूनी 4 कर दी। अरे क्योंकि वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव लोग जब आते हैं एक एनर्जी के साथ आते हैं, तो जब 2 एनर्जी साथ में जुड़ जाती है तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू।